नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ईएसआर आज का टॉपिक रहेगा। ईएसआर इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो ईएसआर क्या है और हम लोग इसको क्यों करते हैं उसके बारे में मैं आज है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपका क्या बोलते हैं डिप्लोमा एमएलटी या बीएससी एमएलटी जो भी हो, दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो मैं अब शुरू करता हूं कि क्या होता है, क्यों होता है, उसके बारे में बताता हूं। तो ईएसआर पहले किसे कहते हैं उसके बारे में आप समझ लीजिए। द रेड ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड इन प्लाज्मा। द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन यूनिट टाइम इज दैट 1 hour इज नोन एज इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। जब हम लोग मतलब आरबीसी को कोई क्या बोलते हैं नैरो बोर वाले पिपेट में उसको हम कहीं वर्टिकल खड़ा करके रखते हैं और उसमें जो सेटल हो जाता है आरबीसी और प्लाज्मा, जो उसमें एंटीकोगुलेंट के रेशियो से जो ये रहता है लिक्विड वगैरह रहता है, तो वो सेटल हो जाता है। तो उसमें जो प्लाज्मा पार्ट बच जाता है और उसका जो ईएसआर मतलब ये इरेथ्रोसाइट सेडिमेंट करता है, तो उसका जो अपर मेनिस्कस का रीडिंग लेते हैं तो वही हो जाता है हम लोग का ईएसआर। तो उसमें हम लोग 1 घंटे के बाद रीडिंग लेते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लैब में आप देखिएगा कि भाई 15 मिनट में रीडिंग ले लेते हैं। ये गलत करते हैं। क्यों गलत करते हैं? क्योंकि उसका एक मेथड है, उसमें मतलब कुछ रीजन है जिसके चलते कुछ लेखक लोग भी ऐसे लिखे हुए हैं कि वो ऐसा लेना चाहिए। तो हम लोग को वो रूल को फॉलो करना चाहिए। या तो आप कभी ऐसा करते हो तो आप एक बार देख लीजिए कि भाई ऐसा कभी कभी गलती होती है। इसमें कॉमन एरर के चलते किसी किसी का रिपोर्ट गलत हो जाता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोगों से किसी तरह की गलती ना हो और सभी को समझना चाहिए एक हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम लोगों को बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखना चाहिए। हम लोगों को ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहिए, चाहे अपना घर का फैमिली मेंबर हो या कोई पेशेंट हो। तो उसमें पेशेंट के दृष्टि से ही हम लोगों को अच्छे से काम करना चाहिए ताकि रिपोर्ट हम लोग जैसा देंगे वैसा उनका ये ट्रीटमेंट चलेगा। दूसरी बात है ईएसआर हम लोग इसलिए करते हैं। ईएसआर एक ऐसा टेस्ट है जिससे किसी भी तरह का बॉडी में इन्फेक्शन हो तो अपने आप को बढ़ा लेता है और वो इंडिकेट करता है कि भाई कहीं ना कहीं बॉडी में इन्फेक्शन है, जो किसी को मतलब रूल आउट हो रहा है या नहीं भी हो रहा है तो वो इंडिकेट कर देता है। जनरली लोग कहते हैं कि भाई टीबी में बढ़ता है, लेकिन नहीं, बहुत सारे रीजन है जिसके चलते ईएसआर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ईएसआर का डिफिनेशन हम लोग पढ़ लिए। अब इसको हम लोग कितने मेथड से करते हैं, टेस्ट प्रोसीजर जो करते हैं उसका कितना मेथड से करते हैं। पहला मेथड है वेस्टर्न ग्रेन मेथड और दूसरा है विंड्रोब मेथड। ठीक है, और अभी 1-2 आधुनिक मेथड आए हैं, लेकिन वो सब मेथड से बेटर ये दोनों मेथड है। ठीक है, इसमें भी सबसे बेटर मेथड है वेस्टर्न ग्रेन मेथड। ठीक है, वेस्टर्न ग्रेन मेथड में क्या करते हैं कि एक वेस्टर्न पिपेट रहता है। ठीक है, वेस्टर्न ग्रेन पिपेट रहता है। आप ये पिपेट को देख रहे होंगे, इसमें इसका लंबाई होता है 300 mm, 300 mm लंबाई होता है। और इसका ग्रेजुएशन किया हुआ जो रहता है वो देखिए, यहाँ से 0 शुरू है, इस पॉइंट से 0 शुरू होती है और यहाँ पे 200 पर एंड होता है। इसमें 100 जो mm है उसमें मार्क किया हुआ नहीं रहता है, ग्रेजुएशन किया हुआ नहीं रहता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये क्या बोलते हैं, इसकी लंबाई हो गई 300 mm मतलब 30 सेंटीमीटर और इंच में बोलेंगे तो 12 इंच होगा। ठीक है, इसके अंदर का जो डायमीटर होता है, इसका जो होल होता है, ये जो होल दिख रहा है, ये होल होता है 2.5 mm, 2.5 mm। इसका दोनों साइड ओपन होता है। इसमें क्या है कि दोनों साइड, बोथ साइड आर ओपन। ठीक है, दोनों साइड ओपन होता है। और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें कौन से एंटीकोगुलेंट को यूज करते हैं। वेस्टरग्रेन मेथड में
वेस्टरग्रेन मेथड में हम लोग कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं? इसमें हम लोग करते हैं 3.8% सोडियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट सॉल्यूशन को यूज करते हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान देने की बात है कि इस टेस्ट में इसके अलावा कोई दूसरा एंटीकोगुलेंट हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। नो अदर एंटीकोगुलेंट इज यूज इन दिस मेथड। अब इसका प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड एंड एंटीकोगुलेंट क्या होगा? तब ब्लड जो है ब्लड और एंटीकोगुलेंट कितना कितना होगा? 4:1 के रेशियो में लेते हैं। ठीक है, 4:1 के रेशियो में लेते हैं। 1.6 ml ब्लड और उसके साथ में हम लोग ले लेंगे 0.4 ml एंटीकोगुलेंट। ठीक है, तो ये इसका रेशियो कितना होगा? 1:4 का रेशियो होता है। कोई कोई बुक में लिखा हुआ रहता है दोस्तों 2 ml ब्लड प्लस 0.5 ml एंटीकोगुलेंट। ठीक है, 2 ml ब्लड प्लस 0.5 ml एंटीकोगुलेंट, ये भी आपका रेशियो हो गया 4:1 का रेशियो। तो इसको इस रेशियो में ही हम लोग ब्लड लेंगे। दूसरी बात है कि 3.2% सोडियम साइट्रेट भी होता है। अब 3.8% सोडियम साइट्रेट का भाइल का कलर होता है ब्लैक, उसका कैप जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, 3.2% सोडियम साइट्रेट होता है, तो वो भाई हम लोग प्रोथ्रोम्बिन टाइम के लिए यूज करते हैं, उसको हम लोग ESR एस्टिमेशन के लिए यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसका प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोसीजर हम लोग कैसे करेंगे। इसका प्रोसीजर है कि किसी भी पेशेंट को जब मैं बुलाऊंगा तो उसको हम लोग कोशिश करना है कि उसको भाई अर्ली मतलब मॉर्निंग फास्टिंग में बुलाना है। ठीक है, क्योंकि हैवी प्रोटीन डाइट वगैरह ले लिए तो उसका जो है क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स बढ़ जाता है, इफेक्ट पड़ता है, उससे भारी प्रभाव पड़ता है, जिसके चलते उसका रिपोर्ट गड़बड़ आ सकता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि ये होल ब्लड जैसे हम लोग लेते हैं तो 1.6 ml ब्लड लिए प्लस 0.4 ml तुरंत 3.8% सोडियम साइट्रेट सॉल्यूशन को यूज करेंगे। ठीक, मतलब मिला देंगे। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर देना, नहीं तो क्लॉट हो जाएगा तो फिर रिपोर्ट हम लोग नहीं कर पाएंगे अच्छे से। इसमें सावधानी बरतना है कि जैसे हम लोग भाइल में डालें तुरंत इसको मिक्स कर देना है। ठीक है, अब उसको क्या करना है कि इस पीपेट जो देख रहे हैं, इस पीपेट में हम लोगों को इसको मिलाया हुआ जो ये 1.6 ml एंड 0.4 ml ब्लड को जो मिला लिए एंटीकोगुलेंट के साथ में, उस एंटीकोगुलेटेड ब्लड को 0 मार्क तक हम लोग या तो यहाँ से टीट लगाएंगे, रबड़ का टीट यहाँ लगा देंगे और भाइल से सक करेंगे, या तो फिर हम लोग माउथ पिपेटिंग करके कर सकते हैं। तो इंडेक्स फिंगर से ऐसे हम लोग कंट्रोल करेंगे। और ESR स्टैंड में, स्टैंड होता है ESR स्टैंड, उसमें वर्टिकल एकदम स्ट्रेट खड़ा रखना है। ठीक है, ऐसे वर्टिकल रखेंगे। तो वर्टिकल इसको जब रखेंगे तो 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे उसको, 1 घंटे के लिए इंतजार करेंगे। कुछ कुछ बुक में बोलता है 1 घंटा में भी रीडिंग लेना है, दूसरे घंटे में भी रीडिंग लेना है, लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं कि 1 आवर में ही रीडिंग ले लेते हैं, और ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 1 घंटे तक इंतजार करेंगे। 1 घंटे के बाद हम रीडिंग लेंगे। उसका जो मतलब मान के चलिए ये पीपेट है, अब यहाँ से मतलब ये यहाँ से कंट्रोल और यहाँ से कंट्रोल है। ठीक है, तब इसका अपर मेनिस्कस में यहाँ तक मतलब RBC सेटल हो गया,
आरबीसी यहाँ तक सेटल हो गया, सेडिमेंट हो गया, ऊपर बच गया यहाँ तक प्लाज्मा। तो ये सब एरिया को छोड़ देना है जहाँ पे आरबीसी सेट हुआ, उस जगह पे यदि 8 आता है, 10 आता है, 5 आता है, 6 आता है, तो वो हमारा रीडिंग हो गया। ठीक है, mm/आवर, फर्स्ट आवर। ठीक है, ऐसे हम लोग इसका रीडिंग नोट करेंगे। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं कि भाई हम लोग 15 मिनट में ही क्यों नहीं रीडिंग ले सकते हैं। इसका मैं आगे बताता हूँ कारण क्या है। फर्स्ट 15 मिनट जो फेज होता है वो मिनिमम फॉल होता है। ठीक है, उसमें रिलैक्स फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट 15 मिनट फर्स्ट 15 मिनट फेज ऑफ मिनिमम फॉल, इसको हम लोग दूसरा ये भी बोल सकते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। रोलेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। और दूसरा जो सेकेंड 15 मिनट फेज होता है, SECOND, सेकेंड 15 मिनट फेज ऑफ, दोस्तों ये जो है फर्स्ट 15 मिनट फेज ऑफ, ये जो फेज है बता रहे हैं, ये कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है। कभी आप किसी का जैसे सेल का एग्जाम हो गया, एम्स का हो गया, ESIC का हो गया, तो ये सब में इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी रिसेंट में झारखंड SSC कुछ वैकेंसियां निकाली है MLT के, तो उसमें भी हो सकता है, पूछा जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम SSC द्वारा एग्जाम होगी। और फर्स्ट फेज हो गया, ये सेकेंड फेज में कंसंट्रेशन ऑफ फिब्रिनोजेन, मॉडरेट फॉल जो होता है उसका कारण है कि कंसंट्रेशन ऑफ फिब्रिनोजेन। ठीक है, थर्ड में होता है थर्ड 15 मिनट फेज ऑफ, थर्ड 15 मिनट फेज ऑफ मैक्सिमम फॉल। इसमें क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन, अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन, अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन के चलते ऐसा होता है। ठीक है, फिर फोर्थ फेज जो है, फोर्थ 15 मिनट जो होता है, फोर्थ 15 मिनट फेज जो होता है, उसमें पैकिंग होता है, पैकिंग होता है। इसका रेशियो ऑफ रेड सेल्स टू प्लाज्मा करता है। ठीक है, जिसके चलते इसमें स्लो फॉलिंग होता है। और नॉर्मल ESR रेंज क्या होगा, नॉर्मल ESR वैल्यू होता है, मेल का अलग होता है एंड फीमेल का अलग होता है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, हीमोग्लोबिन में भी ये चीज होता है कि मेल का अलग होगा और फीमेल का अलग होगा। मेल में होगा 2 से 9 mm/आवर एंड फीमेल में होगा 10 से 15 mm/आवर। ESR किस किस कंडीशन में आपका बढ़ सकता है। ठीक है, ESR ट्यूबरक्लोसिस, रोमेटिक फीवर, माइकार्डियल इन्फाक्शन, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, सिस्टमेटिक ल्यूपस इरेथ्रोमाटस SLE,
SLE, ठीक है। क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक लंग अपसेस, हॉजकिंस डिजीज, ल्यूकेमिया एंड कार्सिनोमाटोसिस के चलते भी, मल्टीपल माइलोमा में भी ये क्या बोलते हैं ESR बढ़ जाता है, ठीक है। और ESR किस कंडीशन में घटेगा? कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर, पॉलीसाइथेमिया, अब दूसरा मेथड इसका है विंड्रोब मेथड, ठीक है। विंड्रोब मेथड में क्या होता है कि विंड्रोब मेथड में जो हम लोग पिपेट यूज करते हैं उसका नाम होता है विंट्रोब पिपेट, विंड्रोब पिपेट, विंड्रोब ट्यूब बोलते हैं इसको, विंड्रोब ट्यूब, ठीक है। विंड्रोब ट्यूब की लंबाई क्या होती है? 110 mm लॉन्ग होता है, 110 mm लॉन्ग होता है। इंटरनल डायमीटर इसका होता है 2.5 mm। अब इसमें जो है इस ट्यूब की खासियत बताता हूं मैं। इसमें दो साइड से ग्रेजुएशन रहता है, ठीक है। फ्रॉम 0 to 10 एंड अदर साइड अनदर साइड 10 to 0, ठीक है। अब ऐसा क्यों रहता है भाई? एक इसलिए रहता है कि इसी पिपेट से हम PCV भी करते हैं, पैक सेल वॉल्यूम का टेस्ट भी करते हैं। इसके चलते इसका ग्रेजुएशन दोनों साइड रहता है। एक साइड से हम लोग ESR को देख लेंगे और दूसरे साइड से हम लोग ये PCV देखेंगे। जो 10 से 0 की ओर है उसमें हम लोग PCV देख लेंगे, 0 से 10 है उसमें हम लोग, जैसे टॉप में हो गया 0 और नीचे हो गया 10, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? ESR देख लेंगे, ठीक है। और जो हो गया आपका 0, मतलब ये 10 हो गया ऊपर और 0 हो गया नीचे, इसमें PCV देख लेंगे। तो ऐसा कंडीशन है। दूसरी बात, कभी कभी भाइभा में कोई अच्छे पैथोलॉजिस्ट आए तो वो पूछ देते हैं कि भाई आप एक बात बताओ, विंट्रोब मेथड से आप टेस्ट कर रहे हो ESR का, तो उस कंडीशन में आप पहले ESR करोगे या PCV करोगे? हमारे पास सैंपल 1 ही ml है, उसी सैंपल से दोनों टेस्ट करना है। तो बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन होता है भाई इसमें क्या जवाब दूं? तो उसमें सटीक आंसर है भाई कि सबसे पहले आप ESR टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि ESR के लिए आपको 1 घंटे सेटल होने के लिए रखना पड़ेगा। और PCV के लिए क्या करना है कि 30 मिनट उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में 2500 से 3000 RPM पे घुमा के उसको रीडिंग लेना है। तो भाई सबसे पहले ESR कर लेंगे, फिर बाद में हम लोग PCV करेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इसमें एंटीकोगुलेंट कौन सा यूज करते हैं। विंट्रोब मेथड में एंटीकोगुलेंट कौन सा यूज करेंगे? इसमें एंटीकोगुलेंट यूज करेंगे EDTA, ठीक है, या फिर करेंगे डबल ऑक्जिलेट। डबल ऑक्जिलेट में क्या होता है कि पोटासियम ऑक्जिलेट होता है और ये क्या बोलते हैं, डबल अमोनियम ऑक्जिलेट एंड पोटासियम ऑक्जिलेट होता है। तो अमोनियम ऑक्जिलेट कितना होता है? अमोनियम ऑक्जिलेट और पोटासियम एंड होता है, पोटासियम ऑक्जिलेट लेते हैं। तो इसका रेशियो होता है 3:2। 3:2 इसलिए होता है कि एक सेल को श्रिंकेज करेगा और दूसरा उसको
ये क्या बोलते हैं स्वेल करेगा, ठीक है। तो एक स्वेलिंग करवाता है और एक श्रिंकेज करवाता है। तो उसको बैलेंस बनाने के लिए 3:2 के रेशियो में इसका मतलब अमोनियम ऑक्जिलेट एंड पोटासियम ऑक्जिलेट को लिया जाता है, ठीक है। अब इसमें हम यदि ब्लड लेंगे, मान के चलिए 1 ml ब्लड ले लिए, 1 ml ब्लड ले लिए, तो 1 से 2 मिलीग्राम EDTA लेंगे या तो फिर अमोनियम ऑक्जिलेट लेंगे और उसको मिला देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि उसमें पास्चर पिपेट की सहायता से, पास्चर पिपेट के मदद से उसको फिल करेंगे, कहीं भी एयर बबल ना होना चाहिए, ठीक है। उसको फिल करेंगे और 1 घंटे के लिए ये क्या बोलते हैं विंड्रोप ESR पिपेट के लिए कोई रैक वगैरह है तो उसमें रख लेंगे। इसके बाद 1 घंटे के बाद हम लोग रीडिंग लेंगे, तो उसका जो अपर मेनिस्कस होगा, जैसे हम लोग इसमें क्या बोलते हैं वेस्टर्न ग्रेन मेथड में रिजल्ट लेते हैं, उस तरह से इसका भी रिजल्ट हम लोग काउंट कर लेंगे, ठीक है। अब इसका नॉर्मल वैल्यू क्या होगा, अब पूछिएगा भाई कि इसमें नॉर्मल वैल्यू कितना होगा, तो इसका नॉर्मल वैल्यू होगा नॉर्मल वैल्यू, इसका नॉर्मल वैल्यू होगा मेल में 0 to 7 mm पर आवर, ठीक है। और फीमेल में हो जाएगा 0 to 15 mm पर आवर। ये आज ESR कंप्लीट हो गया दोस्तों, धन्यवाद। आप लोगों को और कोई कन्फ्यूजन हो, किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। यदि आप लोगों को ये अच्छा लगे तो वीडियो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।